हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुशवाहा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 11वीं में जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने आपको समझ को कितने रूपों में दिखाया जा सकता है या कितने रूप में इसका निरूपण किया जाता है इसके बारे में आपको बताया था। तो समझ को दो रूपों में निरूपण किया जाता है, एक सारणीबद्ध रूप और एक समुच्चयवार रूप। सारणीबद्ध रूप को अपन रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं और उसको अपन हिंदी में रोस्टर वो सारणीबद्ध रूप कहते हैं और रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में उसे कहते हैं, यहाँ देखिए ये समझ इसको दो प्रकार से निरूपण किया जाता है। एक होता है सारणीबद्ध रूप, और या रोस्टर रूप। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अपन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर। और ऐसे ये होता है अपना समुच्च, ये होता है समुच्च निर्माण रूप, समुच्चयवार रूप। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो प्रकार से इसे निरूपित किया जा सकता है, ठीक है बेटा। दो प्रकार से इसे निरूपित किया जा सकता है, दोनों के बारे में हमने आपको बताया था। और बेसिकली समझ किसे कहते हैं, तो ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो या वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड होता है मतलब कि व्यक्ति बदलते रहे लेकिन उसकी परिभाषा ना बदले। उसकी परिभाषा एक ही है, कितने व्यक्ति उसे परिभाषित करें, तो ऐसे समूह को हम सुपरिभाषित समूह कहते हैं। तो ऐसे समूह हमेशा समुच्चय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उसके अंदर जो अवयव होते हैं उसे अपन छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। समुच्चय के अवयवों को हमेशा सर्पाकार कोष्ठक में रखा जाता है और उसको अवयवों को अलग करने के लिए अपन कॉमा का यूज करते हैं। जिसका यूज करते हैं कॉमा का, जैसे ए बी सी डी ई, जी अपने पास ही लिखा है सब। तो ऐसे अपन ए से प्रदर्शित करेंगे और सर्पाकार कोष्ठक न रखेंगे लेकिन कॉमा के द्वारा इनको अवयवों को अलग करते हैं। जी इसकी गुण है समझ के। अगर कहीं आपने सर्पाकार कोष्ठक के अंदर नहीं रखा तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा, ठीक है, कोई भी। अब इसके बाद जैसे अपनी कोई स्प्रिंग है, जैसे मान लो लॉयल है, मान लो इसका समुच्चय लिखना है, समुच्चय के रूप में लिखना है, तो ध्यान रखना हमेशा एल ओ बाय ए। एल यहाँ कितनी बार है बेटा? 2 बार। तो इसमें सिर्फ केवल एक अक्षर आता है। किसी भी स्प्रिंग में कोई भी 2 अक्षर डबल बार हो तो समुच्चय के अंतर्गत केवल
पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। उसके बाद आता है क्यू, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू को हम दर्शाते हैं में संख्याओं का समुच्चय। अब आर से हम दर्शाते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। उसी प्रकार आगे और चलो तो अपन जेड से प्लस है तो धन पूर्णांक कितना है, धन पूर्णांक। जेड माइनस है तो ऋण पूर्णांकों की समुच्चय, कितने, ऋण पूर्णांक। यदि क्यू प्लस है तो धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू माइनस है तो ऋण परमेय संख्याओं का समुच्चय। और अगर कहीं जिस जेड को अपन आई से भी प्रदर्शित कर देते करेंगे, लेकिन समुच्चय अपन हमेशा जेड देखेंगे, आई एक आध क्वेश्चन आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि इनका प्रयोग अपने मैथ में हुआ हमेशा, यहाँ नहीं 11 में तो हुआ, 12 में भी हुआ, ठीक है। अगले चैप्टर जो संबंध प्रमाण उसमें भी हुआ, और 12वीं क्लास में संबंध प्रमाण जो 11 चैप्टर है उसमें भी इसका प्रयोग हुआ संकेतों, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन जो है उन्हें हल करवाएंगे। उसमें उसने पूछा है कि दिए गए जो परिभाषा है या जो समूह है क्या वो समुच्चय या नहीं, और वो समुच्चय तो उनका कारण दीजिए, जैसे कि समुच्चय इन्हें क्यों कहते हैं, इन समूह को समुच्चय क्यों कहते हैं। समूह तो सभी है, लेकिन कौन कौन से समूह जो है वो समुच्चय, वो अपन प्रश्नावली 1.1 में और पहले क्वेश्चन के अंतर्गत देंगे। लगभग उसमें 10 क्वेश्चन है, तो अपन को सिर्फ इतना बताना है कि कौन कौन से समुच्चय है समूह और कौन से समूह समुच्चय नहीं। आगे से क्या बताना है बेटा, कौन कौन से समूह जो है वो समुच्चय है और कौन कौन से समूह समुच्चय नहीं है। क्योंकि मैंने कल बताया था जितने भी समूह होते हैं वो समुच्चय नहीं हो सकते, हर कोई समूह समुच्चय नहीं हो सकता, लेकिन जितने समुच्चय होते हैं वो सभी के सभी समूह जरूर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जी आप चाहो दोबारा देख सकते हैं इन संकेतों को। आज एक चीज अपनी और रह गई, थोड़ी उसे और समझो, ध्यान से इसे देखिए। यदि यहाँ लिखते हैं ए अवयव ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है, क्या है अवयव, ध्यान से नोट में यार नोट क्या है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। ए समुच्चय का अवयव है तो इसे कैसे दर्शाया जाता है, जैसे ए अवयव है, जी निशान है, निशान जी यह दर्शाता है कि ए जो है वो समुच्चय के अंदर है, जैसे जी यहाँ पर ए के अंदर है, मतलब यह है कि ये जो है जी एक मुखिया है, ये कैपिटल है क्या, मुखिया, तो इसी घर का सदस्य है। जैसे अपने लिखा है यहाँ पे ए बराबर अपने लिखा ए, तो अपन लिख सकते हैं कि ए अवयव है कैपिटल ए, बी अवयव है कैपिटल ए, सी अवयव है, तो तीनों इसी क्या है, सदस्य, क्योंकि इसके अंदर है, समुच्चय के अंदर है। तो कह रहे ए समुच्चय ए का अवयव है, तो उसे कैसे दर्शाते हैं, ए अवयव है ए। अगर कहीं नहीं है तो अपन कैसे लिखें, यहाँ ए समुच्चय ए का अवयव नहीं, जब नहीं होगा तब क्या करना है अपन को कि ए अवयव समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो कैसे लिखेंगे अपन, ए इसे अपन काट देंगे, इसका तात्पर्य है कि ए जो है वो ए में नहीं है। अगर बी होता तो बी भी लिख देंगे, जैसे ए में मान लिया ऐसा है
सी डी, दो अवयव है। तो यहाँ ए नहीं है तो बी भी अपन क्या करें, बी यहाँ लो इतना लेंगे यहाँ तो शायद कि बी अवयव नहीं है ए का, लेकिन सी अवयव है, ऐसे लिख देते हैं। जो इसमें है वो है, काटना है उसे, जो नहीं है उसे क्रॉस कर, याद रखना। ठीक है बेटा, आपको प्रश्नावली बन के क्वेश्चन करवाएंगे और ध्यान रखना हर एक वीडियो के क्वेश्चन में लगातार एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा जाएगा, वीडियो को लगातार देखते रहिए हमेशा। ठीक है, और बेसिक से एकदम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, क्या क्या आपको निकालना है और क्यों निकालना है। ये सारी चीजें पता हुआ तब अपने पढ़ने में मन लगता है। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर सकते हैं आप, इसका ध्यान रखना, क्योंकि इससे एक 1.2 में 7 क्वेश्चन बनेंगे, 1.1 भी बनेंगे। तो ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर अपन पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में उसने क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सी समुच्चय है, अपने उत्तर को वाचित बताइए। ध्यान रखना बेटा, आपको जितने भी समूह दिए हो इनमें से आपको मुझे बताना है कौन से ग्रुप जी है या कौन से समूह जो समुच्चय है, और समुच्चय तो क्यों है, उनका आपको वाचित लेना है काम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समूह या सभी महीनों का संग्रह, सॉरी किससे प्रारंभ हो, जी अक्षर से। तो ध्यान रखना बेटा, जी अक्षर से, जी अक्षर होते हैं जी जनवरी, एक जून और एक जुलाई, 3 रहते हैं। क्या होते हैं, जी इसकी क्या है, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3 महीने हैं। तो बेटा जी समुच्चय हुआ, क्योंकि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले इनके अलावा और एक महीना या कोई अन्य व्यक्ति आए और जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले कोई एक महीना ऐसा हो जो दूसरा बता सके, नहीं बता सकता। तो व्यक्ति कितने भी चेंज हो रहा है, लेकिन इसके जो महीने हैं वो यही रहेंगे, मतलब जैसे महीने जो लिखिए जनवरी, जून और जुलाई, इनके अलावा कोई महीना नहीं होंगे इसमें। इसीलिए क्या है, वेल डिफाइंड है, क्या है, सुपरवास्ट ग्रुप जी अक्षर से। तो समुच्चय, ठीक है। उसके बाद आता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, इसका लेख सबसे 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बेटा ध्यान रखना, लेखक है, किस व्यक्ति को कौन सी चीज पसंद है वो लेखक का डिसाइड कर सकता है। मान लो हमारे है ना, वो लेखक सबसे बेस्ट होता है जो उपन्यास लिखता है, केवल उपन्यास, तो वो लेखक सबसे बेस्ट होता है। अब मान लो एक और व्यक्ति आया दूसरा, उसने कहा नहीं नहीं उपन्यास नहीं, जो कहानी और कविता लिखता है केवल वही लेखक बेस्ट है। तो यहाँ अलग अलग मत मिलेंगे, अपन को अलग अलग मत मिलेंगे जितने भी व्यक्ति उनसे पूछा जाए। किसी व्यक्ति का कोई लेखक पसंद हुआ, किसी अन्य व्यक्ति का दूसरा लेखक पसंद हुआ, इस प्रकार से व्यक्ति बदल देगा तो इसके लेखकों का जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली 10 लेखक है उनमें भी अंतर हो जाएगा। यानी 10 लेखकों में से एक लेखक ऐसा हुआ जो उस व्यक्ति को पसंद हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो इसे अपन समुच्चय श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि लेखकों का समूह या लेखक का जो समूह है वो सुपरवासित नहीं है, तो आपको औचित्य में दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, आप कैसे बता सकते हो कि कौन से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज? हो सकता है हमारे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कोई दूसरे हो, किसी अन्य व्यक्ति से पूछा है उसके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कोई और हो। तो ऐसे समूह समुच्चय की श्रेणी में नहीं आते हैं जो व्यक्ति के साथ उनकी परिभाषा चेंज करते हैं। आ रही बेटा समझ? तो इसे भी अपन समुच्चय नहीं कहेंगे क्योंकि सुपरवासित एक भी है। सुपरवासित वो होगा व्यक्ति कितने भी चेंज हुआ उनकी परिभाषा या उनके जो भी ढंग है गुण है वो चेंज ना हो। अरे अब बात आती है
चौथे क्वेश्चन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लो कक्षा 11 है, उसमें कक्षा 11 है, मान लो किसी भी स्कूल की मान लो, या मान लो कोचिंग का मान लो, कक्षा 11 के स्टूडेंटों का संग्रह है मान लो। तो बेटा किसी से भी पूछ लो, अगर कहूँ जैसे एक संग्रह है 11 स्टूडेंट, मान लो 11 क्लास की स्टूडेंट है, तो बेटा सबके लिए वो ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरे स्टूडेंट से पूछा है, हम 11 के स्टूडेंट से पूछे तो वो बता दे 10 के उसमें ज्वाइंट कर सके, 10 के उसमें मिला सके, नहीं करेगा नहीं ऐसा। तो हमेशा स्टूडेंट वगैरह को क्लास दे दी जाए, अगर कहीं कोई पर्सनल क्लास के स्टूडेंट, तो समझ की श्रेणी में होता है। जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट होंगे वो सभी के लिए एक ही होंगे, ऐसा तो नहीं है 11वीं क्लास के स्टूडेंट ने दूसरे व्यक्ति से पूछा हुआ है, नहीं 12वीं क्लास के बताना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। जो 11 क्लास के स्टूडेंट हैं वही सबके लिए 11वीं क्लास के स्टूडेंट होंगे। मान लो मैथ क्लास के हैं तो मैथ क्लास के ही होंगे, ऐसा नहीं है बायोलॉजी वाले को मैथ करने लगे, किसी से पूछे, किसी से मैंने पूछा कक्षा 11 के मैथ क्लास के स्टूडेंट, तो ऐसा है कि वो आठ उठाकर बोल दे कि जी मैथ का, नहीं बोलेगा, मैथ का हुआ तो मैथ ही का होता है, और सभी के लिए जो परिभाषा सुपरिभाषित होगी। ठीक है, तो अपने चौथा क्वेश्चन भी कैसा हुआ, समझ की श्रेणी में जा, क्योंकि परिभाषित है, बालकों का जो समूह है 11वीं का, तो क्या है सुपरिभाषित है, क्योंकि किसी व्यक्ति से पूछा है, इसका एक ही जवाब हुआ कि 11 क्लास 11 का बालक है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, 100 से कम सही प्राकृत संख्या। बेटा ऐसा कहीं सुना है, ऐसे किसी व्यक्ति से पूछा है 100 से कम प्राकृत संख्या, तो सभी लोग 1 से लेकर 2 3 मान तक 100 तक चलते हैं, जितनी भी संख्या है। अब हम दूसरे व्यक्ति से पूछे तो दूसरी संख्या बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। यही संख्या सभी के लिए लागू होगी, किसी से भी 100 से कम प्राकृत संख्या पूछी आए, 100 से कम यानी कि 99 तक अपनी चलेगी, तो सभी के लिए सभी संख्या 1 से लेकर 99 तक ही प्राकृत संख्या होगी जो 100 से कम है। कितने भी व्यक्तियों से पूछ रहा है सभी को यही जवाब देना पड़ेगा, केवल यानी एक परिभाषा रहेगी सर। तो ये कौन सा सुपरिभाषित हो गया, सुपरिभाषित हो गया, तो ये समझ की श्रेणी में आ गया। कैसे आएगी? क्योंकि सही प्राकृत संख्या जो है वो सुपरिभाषित है, इसलिए इसे समझ की श्रेणी में ला सकते हैं या कह सकते हैं समझ। ठीक, छठवां क्वेश्चन है बेटा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ बेटा इसकी तुलना इससे मत करना, ये दूसरा लेखक तृतीय से नहीं, लेखक देख के आप गलत कर दो, क्योंकि पर्सनल उसने लेखक प्रेमचंद ले लिए, क्या लेखक प्रेमचंद। अब लेखक प्रेमचंद के उपन्यास वो सीमित होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, ना भी हो वैसे तो होंगे, सीमित नहीं होंगे, तो उन्होंने लिखा है तो उपन्यास वो संग्रह है। माने अब हम आपसे पूछे लेखक प्रेमचंद के उपन्यास क्या होंगे, तो आप जितने भी उपन्यास उनके हुए वो सारे के सारे हमारे सामने रख दोगे या बता दोगे, या आप दूसरे व्यक्ति से पूछे तो ऐसा है कि मुंशी प्रेमचंद के अलावा किसी और लेखक का लाकर आपके सामने उपन्यास रख दिया, ऐसा नहीं हुआ। जो मुंशी प्रेमचंद के हैं वही रहेंगे, ऐसा नहीं। तो जितने भी उपन्यास हैं वो सभी के लिए एक ही रहेगी, ऐसा तो नहीं सकता मैंने प्रेमचंद जी के उपन्यास मांगे और किसी ने दूसरे उठा के दी, जो उनके उपन्यास हैं वही सबके लिए एक ही होंगे। ठीक, तो ऐसा समूह अपनी समझ की श्रेणी में ले जाएंगे। ठीक, यानी वो सुपरिभाषित है। अब आता है अपना सातवां क्या, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह बेटा ध्यान रखना, जितनी भी संख्या है सब समझ के अंतर्गत आती है। सभी समपूर्णांक, सभी समपूर्णांक 2 4 6 8 अनंत तक जाएंगे, और साथ में 0 भी, क्योंकि 0 भी सम संख्या के अंतर्गत आता है। किसी नहीं बताया होगा तो अब देखिए 0 सम संख्या के अंतर्गत आता होगा। तो अपन कह सकते हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या है, समुच्चय, क्योंकि किसी से भी पूछा जाए इनके अलावा कोई और संख्या नहीं बताएगा, किसी से चाहे 100 200 जितने भी व्यक्ति बन लो, सबसे पूछा समपूर्णांक पाने तो 0 से लेकर अनंत तक जाओगे। ठीक है, तो सुपरिभाषित ये भी हो, तो ये भी समुच्चय से नहीं आएगा, क्योंकि समपूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय, क्योंकि ये समूह एक सुपरिभाषित समूह है। ठीक है, अब आता है 8वां नंबर, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। बेटा
किताब का कोई एक अध्याय है, किसी व्यक्ति से पूछो इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, तो जो आपने बताया वही प्रश्न उसे बताना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके अलावा बाहर से रख देगा क्या? उसमें नहीं रखेगा। तो ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के लिए, मान लो 4 क्वेश्चन है तो चार ही क्वेश्चन सभी के लिए होंगे ना। किसी से भी पूछ लो, आगे से किसी से भी आंसर ले लो। हमने आज सुना पहले अध्याय में कितने क्वेश्चन है? 92, तो आप क्या कहोगे? 4 क्वेश्चन है। आप दूसरे व्यक्ति में पहले अध्याय में कितने क्वेश्चन है? वो भी 4 क्वेश्चन होता है। 4 हो, 10 हो, 16 हो, जो भी हो। आ रही बेटा समझ? तो इस समूह को भी अपन किसमें समझ की श्रेणी में रहेंगे, समझ, क्योंकि प्रश्न सीमित हो जाओ, प्रश्न एक अध्याय के सभी के लिए वो उसी अध्याय के माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे अध्याय को लाकर बता दे और कह दे कि ये पहले अध्याय के, ऐसा तो नहीं हुआ। जो एक अध्याय में जो क्वेश्चन है वो सभी के लिए उतने ही होंगे, ठीक है। अब आती है 9वें पॉइंट पर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर समझना। बेटा वो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, सबसे अधिक खतरनाक, हमें कौन से जानवर सबसे अधिक खतरनाक वो हमें पता है। दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, मान लो किसी को शेर अच्छा लगता हो, किसी कुत्ते से नहीं डरता हो कोई, और कोई बहुत ज्यादा कुत्ते से डरता हो, तो उसके लिए तो कुत्ता ही खतरनाक हो जाएगा। पर मान लो हमारे यहाँ तो कुत्ता पला है तो हमें तो खतरनाक नहीं लगता है, तो ये सुपरवाइजर समूह नहीं कहलाएगा, क्योंकि जानवर किसको कौन खतरनाक लग रहा है वो अपन नहीं तुलना कर सकते। जितने व्यक्ति आएंगे उतनी इसके परिभाषा अलग अलग है। अपन ने मान लो 10 जानवर लिख दिए कोई से भी, विश्व की सबसे अधिक, मान लो सबसे अधिक खतरनाक, कैसे बता सकते हैं सबसे अधिक खतरनाक? हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हमें लगते हैं 10 सबसे खतरनाक है। दूसरा व्यक्ति आए वो सोच कहेगा कि हमें शेर से डर नहीं लगता है, मान लो शेर से बिल्कुल डर नहीं लगता है, तो उसके लिए तो सबसे खतरनाक ये रही नहीं विश्व की। इसी प्रकार इसको भी अपन समझ की श्रेणी में रखे कि बजाय क्या समूह है। आगे ध्यान रखना, इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न अपना पहला समाप्त हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, उसके लिए हम आपको एक नया वीडियो बनाकर देंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, सुबह आपको कल बनाकर डाल देंगे, ठीक है।